So come to page number 7.58. Come to page number 7.58. Question number 17. पेज नंबर 7.58, क्वेश्चन नंबर 17. ध्यान देंगे, देखो. कम टू पेज नंबर 7.58, क्वेश्चन नंबर 17. पढ़ो एक बार. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना आफ्टर वेरियस असेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. अब क्या बोल रहा है? आपको एंट्री करनी है जब अलग अलग असेट और लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में. पहला पॉइंट पढ़ो. There was an outstanding bill for repair for rupee 20,000 which was paid. अब आउटस्टैंडिंग बिल कितने का था? 20,000 का. तो ये कौन सी लाइबिलिटी हुई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. उसका पेमेंट कर दिया है. अब बताओ क्या एंट्री करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000. ये पेमेंट की एंट्री कर ली अपन ने. आउटस्टैंडिंग बिल था उसका पेमेंट कर दिया. सेकंड पॉइंट पढ़ो. पॉइंट नंबर 2. द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000. फर्म के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 80,000 का. टीना टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%. अब आप ध्यान रखना, बुक्स में स्टॉक पड़ा है कितने का, और इसको अपन रियलाइजेशन में क्लोज कर चुके हैं. एक पार्टनर है टीना जिसने 50% ऑफ स्टॉक लिया. 50% मतलब कितना हुआ? 40,000 का स्टॉक लिया. कितने डिस्काउंट पे? मतलब बताओ कितने पे टेक ओवर किया है? 32,000 पे. 40,000 का 20%, 8,000 रुपए. अब बोल रहा है टीना टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%. अब बताओ अगर पार्टनर ने स्टॉक लिया है तो क्या एंट्री करेंगे? टू रियलाइजेशन 32,000 while remaining stock was sold for 52. अब बाकी स्टॉक कितने पर बेच दिया? बाकी स्टॉक को बेच दिया 52 पे. तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना. स्टॉक था 80,000 का. आधा स्टॉक कितने का? 40,000 का स्टॉक. 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया, मतलब कितने पर टेक ओवर किया? तो उसकी एंट्री ये हो गई. और बाकी स्टॉक को बेच दिया तो सेल की एंट्री ये हो गई. क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट. The firm had 100 share of rupee 10 each, which were taken over by partner at market value of 20 per share. 100 शेयर है 10 रुपए का एक, जो पार्टनर क्या रेट पे लेके गए? 20 रुपए मार्केट वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ शेयर टेकन ओवर कितना है? इतने का टेक ओवर किया है. 100 शेयर है, 20 रुपए का एक शेयर है, तो 2,000 रुपए पे टेक ओवर किया है. और क्या रेट पे टेक ओवर किया? प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दिया इन शेयर्स को. 100 शेयर है 10 का एक है, विच आर टेकन ओवर पार्टनर एट मार्केट वैल्यू ऑफ 20. तो 100 शेयर को 20 रुपए मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर किया है. और क्या रेशियो में टेक ओवर किया है? 3:2. अब 3:2 में टेक ओवर किया है तो एंट्री कैसे करोगे आप? टीना कैपिटल
टू रियलाइजेशन। सौ शेयर को टेक ओवर किया 20 रुपए, 2000 रुपए। इसको डिवाइड करो 3:2 में। 1200 और 800। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 4000 वर पेड बाय रीना। अब 4000 रुपए खर्चा रीना ने पे किया, तो बोलो क्या एंट्री होगी? तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल। $4000। नेक्स्ट, टीना had given loan of 40,000 to the firm which was duly paid। 40,000 का लोन दिया फर्म को जिसका पेमेंट हो गया। क्या एंट्री करेंगे बताओ? पार्टनर ने लोन दिया जिसका पेमेंट कर चुके हो, क्या एंट्री होगी? टीनाज लोन टू बैंक। तो लिखो आप कितने का लोन था? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। अब रीना पार्टनर है, अपने हस्बैंड का लोन है, मतलब हस्बैंड कौन है? आउटसाइडर हुआ। रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ऑफ 10,000 डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। क्या एंट्री होगी? तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 10,000 को 10% डिस्काउंट, मतलब कितने पे कर लो आप? 9,000 रुपए पे। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा अब बताओ, अपन ने जितना भी अभी तक पढ़ा डिसोल्यूशन में, सारे कंसेप्ट समझ आ गए? रियलाइजेशन में एसेट को क्लोज करना पहला पॉइंट। अच्छा, यहां दो तीन पॉइंट समझ लेना। जैसे मान लो एक बैलेंस शीट इस तरह से है, इधर मशीन चल रहा है 50,000, डेटर चल रहा है मान लो 20,000, और नीचे लिखा है लेस प्रोविजन, ये 2,000 है। आउटर में लिखा है 18,000। फिर लिखा है अज्यूम करो 2 लाख का लैंड है। अब पता है यहां पर एक चीज समझना, जब भी हम लोग रियलाइजेशन में क्लोज करते हैं असेट को, कैश है, कैश को रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करना है, ठीक है ना? अभी जैसे मान लो मैंने लिखा रियलाइजेशन टू मशीन, टू डेटर, टू लैंड। मशीन का 50,000। अब डेटर सवाल पैदा होता है मैं 20,000 लिखूं या 18,000 लिखूं? मेरी बात फिर ध्यान देना। आप जब असेट को क्लोज कर रहे हो रियलाइजेशन में, आपने एंट्री ऐसे करी। अब डेटर के अंदर बताओ मैं 20,000 लिखूं कि 18,000 लिखूं? चलो अब मैं अगर 20,000 लिख देता हूं डेटर में, और लैंड मैंने 2 लाख लिख दिया। अब ये जो प्रोविजन है इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन रियलाइजेशन के अंदर क्लोज करते हैं, डेटर को पूरा 20 क्लोज करना। आप नेट क्लोज करोगे तो भी अल्टीमेट इंपैक्ट कुछ नहीं आने वाला है भाई। अगर अज्यूम करो मैं डेटर को 18 ही क्लोज करूंगा तो प्रोविजन एज इट इज खड़ा रह जाएगा अपना। तो अपन क्या करेंगे, डेटर को 20 पे क्लोज करेंगे, और एक एंट्री और करेंगे क्या बेटा,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू, ये कितने से करेंगे? ये एंट्री सेकंड करेंगे हम लोग। मतलब डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करना है, प्रोविजन को अलग क्लोज करना है। ऐसा नहीं करना है कि डेटर को अपन ने 18,000 पे क्लोज कर दिया, प्रोविजन को छोड़ दिया। अगर आपके असेट ग्रॉस है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन चल रहा है, तो असेट को आप 20 पे क्लोज करो और प्रोविजन दोबारा से 2,000 रुपए पे अलग क्लोज करो। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह मान लो अगर यहां पे ए और बी की बैलेंस शीट है, इधर ए का लोन चल रहा है। अब मतलब बताओ ये कौन हो गया? ए कौन है? पार्टनर। पार्टनर के लोन को रिलेशन में क्लोज नहीं करना है, वो डायरेक्ट पेमेंट करना है आपको। मान लो 30 की जगह लेट से नेट पेमेंट 28 का हुआ, तो कैसे एंट्री करेंगे? एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। अगर नेट पेमेंट 28 का हुआ तो एंट्री कैसे करेंगे? ए लोन टू बैंक टू रियलाइजेशन। आती बात समझ में? अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझना, अगर मान लो इधर पीएनएल लिखा है, इधर लेट से जनरल रिजर्व लिखा है, तो जनरल रिजर्व और पीएनएल को हमेशा कहां क्लोज करेंगे अपन लोग? पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब जैसे अपन एडमिशन रिटायरमेंट ट्रीटमेंट करते थे ना, वही सेम ट्रीटमेंट है। इधर मान लो पीएनएल चल रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा? लॉस। ये कौन सा लॉस है? अक्यूमुलेटेड लॉस है। इसको कहां राइट ऑफ करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। इसको कैसे करेंगे? जनरल रिजर्व पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम ट्रीटमेंट होगा जो अपन ने अभी तक करे थे। आई बात समझ में? एनी डाउट? ठीक है, अब यहां पर मान लो ये एक बैलेंस शीट है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चल रहा है। अब अपन लोगों ने पहले वाले चैप्टर में तो क्या डिस्कस किया था? मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, डायरेक्ट पार्टनर्स में डिवाइड कर दो इसको, और क्लेम है तो क्लेम के अमाउंट को माइनस कर दो। 50,000 का रिजर्व है, मान लो 20,000 का क्लेम है, तो कितना डिवाइड करोगे पार्टनर्स में? और ये जो क्लेम है ये बैलेंस शीट में बुक्स में लाइबिलिटी के फॉर्म में चलेगा। अब मान लो अज्यूम करो वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 है डिसोल्यूशन के केस में। अच्छा, डिसोल्यूशन में ध्यान रखना, अगर इधर गुडविल गिवन है तो जैसे रूटीन एसेट क्लोज होते हैं वैसे गुडविल भी क्लोज होगी। सारे एसेट क्लोज कर रहे हैं, उसी तरह गुडविल को भी क्लोज करना है अपने को, ठीक है ना? अब मान लो इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा है 50,000 रुपए। अज्यूम करो बैलेंस शीट के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है कितना? नाउ व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इस रिजर्व को डायरेक्ट कहां डिवाइड कर दो? कौन से रेशियो में? प्रॉफिट रेशियो में। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन then simply divide this workman compensation reserve in partners capital. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अज्यूम करो आपको इधर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 और लिखा है 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, रेशियो है 3:2:1। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो डायरेक्ट क्या करना है अपने को? 30,000 को किस रेशियो में डिवाइड कर दो बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चल रहा है 30,000 का, और एक पॉइंट दे दिया कि इसके अगेंस्ट क्लेम है 20,000 का। अब क्या होता था, देखो अगर फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे मान लो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, तो बताओ बिजनेस बंद हो रहा है क्या? देखो लॉजिकली समझना, रिजर्व 30,000 का है और क्लेम कितने का है? मान लो केस एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है। अब बताओ अगर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का केस है तो उस केस में तो क्या होगा? आप बोलोगे सर ये जो क्लेम है इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह टेक ओवर कर लो, ऐसे ही होगा ना? मेरी बात फिर सुनना, 30,000 का रिजर्व है और क्लेम कितने का है?
20,000 का। अगर केस एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का है तो आपकी नई बैलेंस शीट बन रही है। नई बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, वर्कमैन का क्लेम आ जाएगा 20,000 का। ये सब लोग एग्री करते हैं। अच्छा बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जब भी आगे पेमेंट होगा बिजनेस तो बंद हुआ नहीं, नहीं बंद हुआ तो 30,000 एज इट इज अपन लाइबिलिटी के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, फॉर्म डिसॉल्व होने वाली है। डिसॉल्व मतलब, डिसॉल्व मतलब बंद होने वाली है। अज्यूम करो सिचुएशन ऐसा है, फर्म डिसॉल्व होने वाली है, डिसॉल्व मतलब बंद होने वाली है। अब अगर फर्म डिसॉल्व होने वाली है, आप बोलो ये क्लेम अपन बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो क्लेम कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे? फर्म तो बंद हो रही है, तो वर्कर का जो क्लेम है वो उनको देना पड़ेगा ना पैसा अपने को। अपने पास रिजर्व चल रहा है 30,000 का, उनने बोला हमारा क्लेम है 20,000 का, तो पार्टनर्स में तो डिवाइड कितना करना है अपने को? 10,000 रुपए। ध्यान सुनना मेरी बात। 30,000 का रिजर्व है और क्लेम है 20,000 का, तो पार्टनर से तो डिवाइड कितना करना है अपने को? 10,000 रुपए। अब एंट्री कैसे करेंगे सुनना, ये 30,000 क्लोज किया, पार्टनर्स कैपिटल में कितना डिवाइड करेंगे, कौन से रेशियो में? बोलो इसमें कोई डाउट? अब सवाल ये पैदा होता है सर बाकी 20,000 का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो जितना क्लेम है उसको अपन एक बार कहां ट्रांसफर कर देते हैं? और एक एंट्री और कर देते हैं क्या? अब आप बोलो सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट भी। ये कैंसिल हो रहा है अल्टीमेटली। भाई जितना क्लेम है वो पेमेंट कर दो ना, कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है आपको? जब बिजनेस ही बंद हो गया तो लाइबिलिटी क्यों कैरी फॉरवर्ड करें हम लोग? अब बाद में कौन देगा? अगर आज मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो ये लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो आप, सिंपल। तो अब एंट्री कैसे करोगे? टू, और टू क्या कर देंगे अपन, ऐसा एंट्री कर दें। आई बात समझ में? समझे बात को? या इसको रियल बुक्स में क्या कर रखा है, इसको रिलेशन लेके क्या कर, रिलेशन से पेमेंट कर दिया इसको। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मान लो रिजर्व 30 का है और क्लेम भी 30 का ही है, अब बताओ उस केस में क्या करेंगे? पार्टनर्स में कितना डिवाइड होगा? रिजर्व भी 30 का है और क्लेम भी 30 का है, कितना अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड करें? कुछ भी नहीं होगा। तो एंट्री कैसे कर देंगे आप? या टू रियलाइजेशन और रिलेशन टू बैंक कर लो। अच्छा मान लो रिजर्व 30 का है और क्लेम 40 का आ गया, अब बताओ रिजर्व 30 का है और क्लेम कितने का आया? आप बोलो सर एक काम करो, अब समझो मेरी बात ध्यान से। इधर बैलेंस शीट में रिजर्व चल रहा है 30,000 रुपए और आपके जो क्लेम आ गया वो क्लेम आ गया 40,000 का। अब आप बोल रहे हो सर एंट्री ऐसे कर दो, और ये एंट्री कर दो 40,000 रुपए से। कितने लोग एग्री करते हैं सही एंट्री है? अच्छा क्या गड़बड़ है इस एंट्री में बताओ? आपको मिस्टेक नजर आ रही है कुछ? क्या मिस्टेक दिख रही है बताओ? अच्छा आप उधर 30 है और इधर डेबिट 40 कर दोगे तो बताओ क्या होगा? अरे तो ध्यान दो, देखो अब बताओ रिजर्व 30 का चल रहा है और क्लेम 40 का है। आप बोलो सर हम वर्कमैन कंपनसेशन टू बैंक कर दें 40,000, बताओ क्या क्या गड़बड़ हो जाएगी? आपका रिजर्व में 10,000 रुपए का आपने डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दिया। गलती पता पड़ रही है ना आप? देखो 30,000 रुपए इधर क्रेडिट बैलेंस है, अगर आप डेबिट 40 से करोगे तो 10,000 रुपए आपने डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दिया ना। तो इस केस में क्या करेंगे बताओ? लॉस है अपना।
और लॉस कहां से चार्ज करेंगे? बोलो, आई बात समझ में? लॉजिक समझ आता है? मतलब देखो, आप आपको ये क्लियर है ना, अपन डेबिट 40 क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, पार्टनर्स में कुछ डिवाइड होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पैसा ही नहीं हमारे पास। आई बात समझ में? वापस समझाओ, क्लियर है सबको? ठीक है, आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कम टू पेज नंबर 7.8, इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर 7.8, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो, आप चेक करो। अमन एंड पवन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो अमन और पवन दो पार्टनर जो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? उनकी जर्नल एंट्री बतानी है। पहला बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन 75,000 है। बोलो क्या करें? क्या करेंगे बताओ? कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। रिजर्व गिवन है 75। बोलो क्या करें? पार्टनर्स में डिवाइड कर दें। सिंपल, क्या एंट्री करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू अमन कैपिटल टू। मैं डायरेक्ट समझा दूं? डायरेक्ट समझा दूं पूरा एक बार, फिर आप कर लेना एक बार। फर्स्ट केस में मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, तुम सिर्फ ध्यान दे दो इधर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू अमन कैपिटल टू पवंस कैपिटल 75 और 3:2 में डिवाइड कर देना। सेकंड वाला केस पढ़ो। रिजर्व कितना है? अच्छा, 60,000 रिजर्व का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट या डेबिट? रिजर्व कौन सा बैलेंस होगा बताओ? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है? अब बताओ क्या एंट्री करेंगे? और टू रियलाइजेशन या टू बैंक कर दो डायरेक्टली। आप चाहो तो डायरेक्ट टू बैंक कर लो। जितना अमाउंट बैंक, कितना पेमेंट हो जाएगा? 35। बाकी 25 किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स में। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, तुम घर पे कर लेना इसको, है ना? तुम सिर्फ समझ लो इस केस को। नेक्स्ट वाला पढ़ो। रिजर्व 60,000 है और लाइबिलिटी कितनी है? अब बताओ क्या करें? रिजर्व 60 है, क्या करें? कहां से चार्ज कर दें? समझ आया? अच्छा, अल्टीमेट ये वाला लॉस चार्ज किससे होना है? ये नुकसान है फायदा है? जैसे लॉस और गेन, तो बताओ ये लॉस किससे चार्ज करोगे आप? बोलो ना, किससे चार्ज कर? रिलेशन, बट अल्टीमेट रिलेशन भी जाएगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको वापस क्लोज कैसे करोगे आप? अल्टीमेट ये जो लॉस है 400 पार्टनर से ही करना है ना, कैपिटल कम कर दें हम। नेक्स्ट वाला देखो। रिजर्व 60 है और लाइबिलिटी भी 60 है, क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनी टू बैंक कर लो डायरेक्टली, या टू रियलाइजेशन रिलेशन टू बैंक कर लो। और लास्ट, रिजर्व नील है और लाइबिलिटी 25 है, मतलब रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई एक तरह से। रिजर्व 0 है और वर्कर आए खड़े हो गए, हमारा पैसा दो 25,000 रुपए। रिजर्व आई नहीं, हमने कोई व्यवस्था नहीं करी वर्कर्स की, और वर्कर आए खड़े हो गए, बोले हमारा 25,000 रुपए दो। क्या करोगे बताओ? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिलेशन टू बैंक 25,000 रुपए। आई बात समझ में? कराऊं क्या? तो ये कर लेना एक बार इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क कर लेना। इलस्ट्रेशन 7 कर लिया था अपन ने, देखना पेज नंबर 7.11 पे। नहीं किया? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। करो एक बार, ट्राई करो। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ट्राई करो एक बार फटाफट। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, गुडविल ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट वाज निल।
अतुल पार्टनर टुक द फर्म्स नेम फॉर 50,000, तो क्या होगा? अतुल्स कैपिटल टू, तो लिखो फर्स्ट एंट्री अतुल कैपिटल टू रियलाइजेशन. सेकंड, 5 लाख रिसीव फ्रॉम डेटर विच वॉज पेड टू क्रेडिटर अगेंस्ट देयर ड्यूज ऑफ 7.5 लाख. 5 लाख डेटर से आए थे, तो फिर डेटर से आने की एंट्री करो. यहाँ पे ये नहीं है कि डेटर क्रेडिटर आपस सेट ऑफ हुए. डेटर से आए तो कैश टू रियलाइजेशन और उनको पेमेंट के रिलेशन टू कैश, दो एंट्री कर लो ना. पहली एंट्री डेटर से आने की, कैश टू रियलाइजेशन, और सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स को पे करने की. द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 250. फर्म का स्टॉक पड़ा है 2.5 लाख का. हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू. फर्स्ट सेकंड केस क्लियर है? थर्ड वाला, फर्म का स्टॉक 2.5 लाख का है. आधा स्टॉक, आधा मतलब आधा स्टॉक कितने बेच दिया? तो इसकी बुक वैल्यू मतलब इतने पे बेच दिया. 1.25 के स्टॉक को 1.25 पे बेच दिया, तो इसकी एंट्री तो क्या होगी? %20 ऑफ रिमेनिंग स्टॉक वॉज ऑब्सोलीट. बताओ इसका मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग स्टॉक का 20%, रिमेनिंग कितना बचा? इसका 20%, मतलब ये ऑब्सोलीट है, मतलब जीरो है. और बाकी जो स्टॉक है, बाकी कितना बचा? 1 लाख का स्टॉक, वो रियलाइज हुआ 110%. देखो मैं फिर बता रहा हूं, सुनना. 2.5 लाख का स्टॉक है, आधा स्टॉक को तो बुक वैल्यू पे सेल कर दिया, तो एक एंट्री तो कैश टू रियलाइजेशन. बाकी जो बचा है उसका 20% ऑब्सोलीट है, मतलब आउटडेटेड है, तो 25,000 की एंट्री कुछ भी नहीं होगी. और अब जो बचा उसको 110% पे बेच दिया, तो कैश टू रियलाइजेशन 1,10,000 रुपए. क्लियर है? अगला, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 5 लाख. हाफ ऑफ द स्टॉक रियलाइज 100%. ये सेम केस ही है. वापस करो, अपने आप करो फोर्थ वाला पार्ट, सेम केस ही है ना. ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू. आपकी आज 10:30 वाली क्लास वापस मैं ही लूंगा, है ना. 10:30 वापस अकाउंट्स क्लास होगी. इको क्लास 9:45, इंग्लिश नहीं है आज तुम्हारा, ठीक है ना.